myself Sudhanshu Ranjan and I am the physics faculty at Potential and Concept Education. Today I am going to discuss the paper solution of part test 4. So let's go for the solution. In section A, the question number 1 is a body of mass 2 kg moving with a velocity of 3 meter per second collides with a body of mass 1 kg moving with a velocity of 4 meter per second in the opposite direction. If the collision is head on and completely inelastic, then the wrong statement is. इनमें से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि दो बॉडी हैं, एक है 2 kg का बॉडी है और दूसरा है 1 kg, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मोशन में है, दैट इज ए विथ 3 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर जो कोलिजन हो रहा है वो कंप्लीटली इनइलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है, तो टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम होगी. मान लेते हैं दोनों का जो मास हो गया वो कंबाइंड मास दैट इज व्हाट 3 kg. हमें मालूम है किसी तरीके का कोलिजन होगा तो मोमेंटम थ्रू आउट द कोलिजन विल बी कंजर्व्ड. सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट फाइनल मोमेंटम. यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम हम देख सकते हैं 2 into 3 दैट इज +6, 1 into 4 that is -4, 6 minus 4 is equal to what? Final momentum 3 into v. So this is 2 is equal to what? 3v. So v is equal to what we can write down? 2 by 3 meter per second. So what we can see in the option, the momentum of the system is 2 kg meter per second. The initial momentum of the system is 2 kg meter per second. So final momentum will also be 2 kg meter per second. So option B is correct. If option D is correct, option C will be incorrect. So we had to select the wrong statement. So option C will be the wrong statement and option C is correct. Now let's go for the question number 2. A smooth sphere of mass m moving with velocity u directly collides elastically with another sphere of mass m at rest. After the collision, their final velocities are v and v respectively. The value of small v is. यहाँ पर क्या बोला गया, एक का मास कैपिटल M है, दूसरे का मास स्मॉल m है. टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी u थी, टकराने के बाद बड़े वाले की वेलोसिटी कैपिटल V हो गई, छोटे वाले की वेलोसिटी कितनी हो गई, स्मॉल v. वी हैव टू कैलकुलेट द स्मॉल v. सो इसे 1 मान लें, इसे 2 मान लें. सो दिस वुड बी 1, दिस वुड बी 2. तो हमें 1 की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में जो v1 का फार्मूला है, v1 का फार्मूला m1 माइनस m2 इंटू वॉट u1 प्लस वॉट 2m2 इंटू u2 डिवाइडेड बाई वॉट m1 प्लस m2. m1 यहाँ पर m1 की बात करें तो दिस विल बी स्मॉल m माइनस कैपिटल M इंटू वॉट u1 कितनी हो गई, टकराने से पहले की वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है 0 प्लस 2m2 की बात करें तो कैपिटल M इंटू वॉट u डिवाइडेड बाई m प्लस m. इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं यहाँ पर बोल 2mu डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m. सो अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2u प्लस 2u डिवाइडेड बाई 1 प्लस m डिवाइडेड बाई कैपिटल M. सो लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. सो ऑप्शन C विल बी करेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी हमारे लिए क्या है, करेक्ट है. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज मेंशन्ड, इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट चेंज. इंटरनल फोर्सेस कैन नेवर चेंज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी चेंज ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस. सो व्हाट इज दैट, व्हाट वी कैन सी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट बिकॉज द इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज द momentum of the system. So option C is correct. So question number 3 का option C हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट होगा. नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, a magnetic needle is kept in a non-uniform magnetic field it experiences. अगर किसी भी मैग्नेटिक नीडल को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा और नेट टॉर्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. लेकिन अगर किसी मैग्नेटिक नीडल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे फोर्स भी हो सकता है और टॉर्क भी हो सकता है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए क्या होगा, हमारे लिए करेक्ट होगा. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5. In question number 5, two similar bar magnets P and Q, each of magnetic moment M are taken. If P is cut along its axial line and Q is cut along its equatorial line,
ऑल द 4 pieces obtained have, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया इक्वल पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक मोमेंट m/4 होगा, मैग्नेटिक मोमेंट m/2 हो सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M। हमें मालूम है जो हमारे पास जो मैग्नेट है वो आइडेंटिकल मैग्नेट है, एक मैग्नेट हमारा P है, दूसरा मैग्नेट हमारा क्या है, Q है। अगर मैं बोलूं एक को एक्सियली कट कर दिया गया और एक को इक्वेटोरियली कट कर दिया गया, एक्सियली कट कर देंगे तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक जो पोल स्ट्रेंथ होगा वो हाफ हो जाएगी, और इक्वेटोरियली कट कर दिया तो इसका जो लेंथ होगा वो आधी हो जाएगी, L/2 एंड L/2। यहाँ पर अगर बात करें तो इसका लेंथ एज इट इज रहेगा और इसका पोल स्ट्रेंथ एज इट इज रहेगा। तो अगर मैं इस वाले केस की बात करूं, इसे A मान लें, इसे B मान लें, तो A का जो मैग्नेटिक मोमेंट बोले, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। सो अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट A की बात करूं, A का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट विल बी m/2 इनटू व्हाट L, इट मींस mL डिवाइडेड बाय 2। अगर इनिशियली अगर मैं बोलता कि P का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना होगा, तो P का मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, तो इनिशियल जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज ml जो मैग्नेटिक मोमेंट क्वेश्चन में मेंशन किया गया है दैट इज कैपिटल M, सो दिस विल बी व्हाट m/2। A का m/2 होगा तो B का भी हमारा m/2 होगा, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ कितना है हमारा m/2 और लेंथ हमारा L है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं MA और MB दोनों का जो पोल स्ट्रेंथ है वो कितना है m/2। अब इसकी बात करें तो इसमें हम लोगों ने लेंथ को आधा कर दिया है, सो दिस इज C एंड दिस इज D। तो यहाँ पर अगर मैं C पार्ट का अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये भी ml डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा एंड दैट इज m डिवाइडेड बाई 2। D की भी बात करेंगे तो सेम होगा, इसका मतलब है सारे पार्ट का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो m/2 होगा। सो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, 5 का ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 50 I एम्पियर मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड अलोंग द x एक्सिस in a magnetic field B, the torque acting on the magnet is। जब हम लोग टॉर्क की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जब हम टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला सिंपली क्या हो जाता है, m क्रॉस b। अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूँ तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर दिया गया है दैट इज 50 I क्रॉस, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो दिया गया है दैट इज 0.5 I कैप प्लस 3.0 J कैप। I को I के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 I को J के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 150 K कैप। यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। सो वी कैन सी द ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। सो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन नंबर B हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में ये मेंशन है, फॉर सब्सटेंसेस हिस्टैरिसीस BH कर्व्स आर गिवन एज शोन इन फिगर, फॉर मेकिंग टेम्पररी मैग्नेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट। सिंपली किसी भी टेम्पररी मैग्नेट के लिए कोएसिविटी एंड रिटेंटिविटी जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। अगर कोएसिविटी और रिटेंटिविटी अगर कम हो गई तो लूप का जो साइज होगा वो कम हो जाएगा। तो इस एंगल से अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का D हमारे लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का D हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वेरीज विद टेम्परेचर T अकॉर्डिंग टू द कर्व। हमें मालूम है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलेटिव परमिएबिलिटी रिड्यूस करती है, लेकिन अगर मैं बोलूं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का तो रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन 1 नहीं हो सकता। सो अकॉर्डिंगली इस फिगर में हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि जो C ग्राफ है वो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन C इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन C क्या होगा, करेक्ट होगा। Okay, let's go for the question number 9. In question number 9, a straight rod of length L has one of its end at the origin and the other at x is equal to L. If mass per unit length of the rod is given by AX, where A is constant, where is its center of mass? क्वेश्चन में बोला गया एक रॉड है, एक रॉड को x एक्सिस पे रखा गया है जिसमें एक एंड ओरिजिन पे रखा गया है, दूसरा एंड L मीटर डिस्टेंस पे रखा गया है।
और इसकी जो मास डेंसिटी है वो मास डेंसिटी मेंशन की गई है, दैट इज AX। हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा, एक्सियम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dmx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, where x is the x coordinate of center of mass of dm mass। तो सबसे पहले हमें dm mass कैलकुलेट करना पड़ेगा। dm mass मतलब एक छोटे से लेंथ का मास, एक छोटे से लेंथ जो मैंने यहाँ पर लिया वो dx है, तो dx लेंथ का जो मास होगा वो dm होगा। सो dm कैन बी रिटन एज व्हाट, लैम्डा इंटू dx। लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, ax इंटू dx। इस dm को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ax इंटू dx इंटू व्हाट x डिवाइडेड बाय व्हाट, ax इंटू dx। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे। लिमिट हमें x के टर्म में रखना है, तो 0 से लेकर l तक, 0 से लेकर l तक, यहाँ पर भी 0 से लेकर l तक। a और a यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट निकालेंगे वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, x क्यूब बाई 3। इसमें लिमिट रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, l क्यूब डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 होगा, इसका लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ध्यान से देखिए, l स्क्वायर से ये l टाइम में कैंसिल, 2 पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2l डिवाइडेड बाई 3। सो दिस विल बी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, what is that? In question number 10, 4 rods of equal lengths AB, BC, CD and DA have masses m, 2m, 3m and 4m respectively are placed in xy plane. Given AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA is equal to 4 meters, the center of mass of the system will satisfy। ध्यान से देखें, यहाँ पर 4 rods रखे गए हैं और ये जो 4 rods हैं, 4 rods का जो मास है वो डिफरेंट है, लेकिन सबका लेंथ जो है वो सेम है। सबका लेंथ यहाँ पर 4 मीटर है। इसका मास जो दिया गया है दैट इज m, इसका जो मास दिया गया है दैट इज 2m, इसका जो मास दिया गया है दैट इज 3m और इसका जो मास दिया गया है दैट इज 4m। अगर मैं बोलूँ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इसके सेंटर पे, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे और इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे लाई करेगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलूं कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, तो इस सेंटर ऑफ मास पे हम मास को कंसेंट्रेटेड समझते हैं। यहां पर m होगा, यहां पर 2m होगा, सॉरी यहां पर 3m होगा, यहां पर 2m होगा और इस पॉइंट पे हमारा 4m होगा। इन दोनों की वजह से जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा वो 3m के नजदीक होगा। इन दोनों की वजह से जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा वो 4m के नजदीक होगा। अगर मैं पूरे सिस्टम का कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बोलूं तो इस लाइन के अलोंग होगा और इस लाइन के अलोंग कहां पे होगा, जहां पे मास जो मास ज्यादा है उस मास के नजदीक होगा। तो ये 4m और ये 2m, ये 6m हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3m प्लस m, ये हो जाएगा 4m। सो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास 6m के नजदीक लाई करेगा। सो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ये होगा और हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है। अगर मैं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट जो है वो 2 मीटर से कम है और जो y कोऑर्डिनेट है वो 2 मीटर से ज्यादा है। इसका मतलब है मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ x कोऑर्डिनेट इज लेस देन 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन 2। सो वी कैन चेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 11। Two masses m1 and m2, m1 is greater than m2 are connected by massless, flexible, inextensible string passed over massless and frictionless pulley. The acceleration of the center of mass is। यहाँ पर भी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर 2 ब्लॉक यहाँ पर ले लिया गया, एक ब्लॉक का मास हमारा m1 kg है, दूसरे ब्लॉक का मास m2 kg है। यहाँ पर मेंशन किया गया है m1 is greater than m2। अगर m1 m2 से बड़ा होगा तो नीचे की ओर लगने वाला फोर्स क्या होगा, m1g होगा। इधर लगने वाला फोर्स क्या होगा, m2g होगा। अगर m1 m2 से बड़ा है तो m1g विल बी ग्रेटर देन m2g।
सो ऑब्वियसली इसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे होगा, इसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर होगा। तो अगर मैं एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात करूं, मतलब a1 और a2 के मैग्नीट्यूड की बात करूं, उसका मैग्नीट्यूड a के बराबर होगा, और a के बराबर दैट इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। सो m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाय, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं m1 माइनस m2 इंटू g डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2। लेकिन यहां पर दोनों मास का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट किया है, हमें तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है m1a1 प्लस व्हाट m2a2 डिवाइडेड बाय व्हाट m1 प्लस m2। अब ध्यान से देखें, अगर मैं इसके एक्सेलरेशन को a1 बोल रहा हूं और a1 को मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। तो m1 को अगर प्लस a बोला तो m1 के एक्सेलरेशन को अगर प्लस a बोला तो m2 के एक्सेलरेशन को क्या बोलना पड़ेगा, माइनस a। तो अगर मैं यहां पर बोलूं ये a है तो दूसरा क्या है, माइनस a है। तो अगर मैं यहां पर लिखूं तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट a इंटू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई व्हाट m1 प्लस m2। और a का जो मैग्नीट्यूड है ये हमें मालूम है, दैट इज m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। a को अगर यहाँ पर रख दिया जाए, रखने के बाद ये जो सोल्यूशन होगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई व्हाट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू व्हाट g। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए क्या होगा, हमारे लिए करेक्ट होगा। Let's go for question number 12, in which what is mentioned, two identical balls A and B moving with velocities plus 0.5 meter per second and minus 0.3 meter per second collide head-on elastically. The velocities of the balls A and B after collision will be respectively. क्या बोला गया, दो बॉल जो आइडेंटिकल है, दोनों की वेलोसिटी दी गई है प्लस 0.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था तो दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था। जब भी हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन होगा और दो ऑब्जेक्ट जो आइडेंटिकल है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और स्ट्राइक करेंगे, तो कोलिजन के बाद दोनों अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेंगे। तो जिसकी वेलोसिटी प्लस 0.5 है उसकी वेलोसिटी माइनस 0.3 हो जाएगी, और जिसकी वेलोसिटी माइनस 0.3 है उसकी वेलोसिटी प्लस 0.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। सो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 13। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी v1 experiences a perfectly inelastic collision with another particle of mass 2 gram with velocity this much, the velocity of the system। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, यहाँ पर भी perfectly inelastic collision हो रहा। perfectly inelastic collision मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ m1 v1 plus what m2 v2 is equal to what m1 plus m2 into v। हमें यही वेलोसिटी निकालने के लिए बोली गई है, और ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ m1 v1 प्लस व्हाट m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब ध्यान से देखिए, ऊपर में भी मास है नीचे भी मास है, तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो मास से मास की वाली जो यूनिट हो जाएगी वो कैंसल आउट हो जाएगी, तो मास को 1 ग्राम ही रहने देते हैं। यहाँ पर मास m1 जो है 1 ग्राम है और m2 जो है वो 2 ग्राम है। यहाँ पर 1 रखें। v1 की वेलोसिटी कितनी दी गई है, वो दी गई है 3i कैप। तो मैं यहाँ पर m1 v1 अगर करूँ तो दैट इज 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस m2 v2 करूँ तो m2 कितना है 2 ग्राम, 2 इंटू 4 दैट इज व्हाट 8j कैप माइनस 12k कैप डिवाइडेड बाय व्हाट टोटल मास दैट इज 3। अब मैं यहाँ पर बोलूँ दैट इज व्हाट 3i कैप माइनस 3i कैप प्लस व्हाट 6j कैप माइनस 12k कैप डिवाइडेड बाय व्हाट 3। सो दिस विल बी इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। सो ये वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी थी, लेकिन वेलोसिटी का यहाँ पर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। सो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये 16 प्लस 4 21 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ 16 यहाँ पर 21 हो जाएगा, तो 21 हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं 21 लेस देन 5 है और ग्रेटर देन 4 है, मतलब 20 अंडर रूट 21 की जो वैल्यू होगी 4 से बड़ी होगी और 5 से छोटी होगी, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। सो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 14।
The bob A of pendulum of mass m released from horizontal to the vertical hits another bob B of the same mass at rest on the table as shown in the figure. If the length of the pendulum is 1 meter, what is the speed with which bob B starts moving? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो बॉब है, ये ए बॉब है, यहाँ से रिलीज किया गया हॉरिजॉन्टली, ये जब यहाँ पर जाएगी इससे टकराएगी तो इसके टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ पर जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है। सो ऑब्वियसली अगर ध्यान से देखें इसका मास और इसका मास दोनों का मास सेम है, तो यहाँ पर गिरने से पहले इसकी जो वेलोसिटी होगी ये अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेगा। इसकी वेलोसिटी 0 थी तो पीछे वाले की वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी इसके वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। और हमें मालूम है कि जब ये यहाँ से यहाँ गिरेगी तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी √2gh। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर सिचुएशन दिया गया है, यहाँ पर एक बॉब है और यहाँ पर एक बॉब है जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये ऐसे आने वाली है और यहाँ पर टकराने वाली है। इसकी वेलोसिटी टकराने से पहले जो होगी वो √2gh होगी और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 है। टकराने के बाद दोनों आइडेंटिकल होने की वजह से दोनों की वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज हो जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी √2gh और इसकी वेलोसिटी रह जाएगी 0। इसका मतलब अगर मैं बोलूं इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना लिखा जाए √2gh। 2 into z क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में कितना है g दिया हुआ है 10 into what h कितना दिया हुआ है, this h is what 1 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा √20। √20 अगर मैं बात करूं तो फिर से √20 अगर ध्यान से देखें ये 4 से बड़ी है और 5 से हमारी क्या है छोटी है। सो ऑप्शन अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 4 से बड़ी और 5 से छोटी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है कि अ बॉल ऑफ मास m falls from a height h on the floor. Its coefficient of restitution is e. The height attained by the ball after 2 rebounds. 2 रिबाउंड के बाद बॉल की हाइट कितनी होगी ये आपसे पूछा गया है। हमें मालूम है कि nth रिबाउंड के बाद जो हाइट का फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला होता है, वो होता है e⁻²n into h। तो अगर मैं बोलूं सेकेंड रिबाउंड के बाद तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा e⁻4h। nth रिबाउंड के बाद जो फार्मूला है e⁻2n into h, तो सेकेंड रिबाउंड के बाद n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो e⁻4 into h। तो इसे अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें तो ऑप्शन सी हमारे लिए क्या है? करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 16। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं तो यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है? पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V volts. After disconnecting the charging battery, the distance between the plates of the capacitor is increased using an insulating handle. As a result, the potential difference between the plates is. यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पहले कैपेसिटर को चार्ज किया गया V वोल्ट से और उसी कैपेसिटर को फिर से डिस्कनेक्ट कर दिया गया बैटरी से और उस कैपेसिटर के प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो इंक्रीज किया गया। देन व्हाट विल हैपन विद द पोटेंशियल डिफरेंस? सिंपली यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि अगर मान लिया जाए कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, इसे चार्ज कर दिया गया। चार्ज कितने से कर दिया गया? V वोल्ट से चार्ज कर दिया गया। इसका कैपेसिटेंस C है। अच्छा, कैपेसिटेंस C है मतलब अगर मैं बोलूं एयर एज ए मीडियम अगर कंसीडर कर लूं तो कैपेसिटेंस का फार्मूला है ε0A/T। वंस इट इज चार्ज्ड, एक बार इसे चार्ज कर लिया गया तो इस पे जो पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है वो कितना है? CV है और नेगेटिव प्लेट पे जो चार्ज है वो कितना है? -CV है। चार्ज करने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। डिस्कनेक्ट करने का मतलब है कि इस प्लेट का जो चार्ज है वो अब चेंज होने वाला नहीं है। इसका मतलब है चार्ज विल बी कांस्टेंट। अगर चार्ज कांस्टेंट है, अब क्वेश्चन में ये बोला गया इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर बढ़ाएंगे, सेपरेशन बढ़ाने का मतलब है D को बढ़ाना। D को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस हमारा घट जाएगा। कैपेसिटेंस घट जाएगा और हमें मालूम है चार्ज चेंज होने वाला नहीं है। कैपेसिटेंस अगर घट गया तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ना पड़ेगा ताकि चार्ज क्या रहे? कांस्टेंट रहे। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। Let's go for question number 17. If dielectric constant and dielectric strength be denoted by K and X respectively, then a material suitable for use as a dielectric in a capacitor must have. किसी भी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो हम लोग रखते हैं
उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज्यादा है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो पंक्चर की जो कैपेबिलिटी होगी वो भी इनहेंस कर जाएगी, मतलब ज्यादा वोल्टेज पे जाके वो पंक्चर होगा। इसका मतलब है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हाई होना चाहिए और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी हाई होना चाहिए। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सो 17 का ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 18। अगर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं तो द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम इज 3 माइक्रोफैराड। अगर कैपेसिटर का जो मीडियम है अगर वो एयर है तो उसका जो कैपेसिटेंस दिया गया है दैट इज 3 माइक्रोफैराड, और एयर के लिए आप सभी को मालूम है फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। लेकिन इसमें बोला गया विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स द कैपेसिटेंस बिकम्स 15 माइक्रोफैराड। इसका मतलब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो कैपेसिटेंस देख सकते हैं यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड है, ये 15 माइक्रोफैराड हो गया, मतलब 5 टाइम्स बढ़ गया। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 5 है। लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा गया द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मतलब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये जो k है यही हमारा एप्सिलॉन r है। एप्सिलॉन की जो वैल्यू है मैं यहाँ पर लिख लूँ 8.8 इंटू 10 टू द पावर -12 और एप्सिलॉन r कितना हो गया 5। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो अप्रॉक्सीमेटली ये 44 इंटू 10 टू द पावर -12 लिख लिया जाए। इसे मैं बोल सकता हूँ 0.44 इंटू वॉट 10 टू द पावर -12। इसका मतलब है 18 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम बात करें तो यहां पर क्या बोला गया, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 is charged to a potential V and then connected in parallel to an uncharged capacitor of capacitance C2. The final potential difference across each capacitor will। पहले एक कैपेसिटर है जिसमें मेंशन किया गया है जिसका कैपेसिटेंस दिया गया है C1 और जिसे V वोल्ट से चार्ज कर लिया गया और उसे एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर के क्रॉस कनेक्ट कर दिया गया। That capacitance is what C2। अच्छा, जब इसे चार्ज कर लिया गया तो हमें मालूम है अगर इसे पॉजिटिव प्लेट मान लें, इसे नेगेटिव प्लेट मान लें तो इस पे जो चार्ज होगा दैट इज C1V और इस पे जो चार्ज होगा दैट इज -C1V। लेकिन जैसे ही इसे कनेक्ट कर देंगे तो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कुछ समय के बाद सेम हो जाएगा दैट इज V डैश। पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा मतलब इससे कुछ चार्ज यहाँ पर आएगा और इसका चार्ज रिड्यूस हो जाएगा और इस पे चार्ज बढ़ जाएगा। लेकिन हमें मालूम है कि जो चार्ज होंगे इस प्लेट के वो अमाउंट ऑफ जो चार्ज होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि मान लिया जाए कुछ समय के बाद इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V डैश हो गया। यहाँ पर चार्ज Q1 बच गया और यहाँ पर चार्ज Q2 आ गया। नेट चार्ज जो है Q1 प्लस Q2 वो इनिशियल चार्ज के बराबर होनी चाहिए दैट इज C1 इंटू V। अब जब मैं Q1 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो चार्ज होगा ये C1 है और ये हमारा C2 है, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा चार्ज कितना होगा C1V डैश और यहाँ पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा C2V डैश। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ C1V डैश प्लस व्हाट C2V डैश इज इक्वल टू C1V। सो V डैश इज इक्वल टू व्हाट C1V डिवाइडेड बाई व्हाट C1 प्लस C2। So what we can say, the potential difference over this connected capacitor is equal to what C1V divided by C1 plus C2. So which option is correct? Option A is correct. So question number 19 का option A हमारे लिए क्या होगा, correct होगा। Let's go for question number 20. The ratio of energy stored in a capacitor and energy dissipated during charging a capacitor with a source voltages। हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं तो ड्यूरिंग चार्जिंग कैपेसिटर जितनी एनर्जी स्टोर करता है उतनी ही एनर्जी वो डिसिपेट कर देता है। इसका मतलब है कि अगर दोनों का रेशियो अगर कैलकुलेट करें, कैपेसिटर एनर्जी जो स्टोर करती है वो ½ होता है और ड्यूरिंग चार्जिंग वो कैपेसिटर जो एनर्जी डिसिपेट करती है वो भी ½ होगा। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। सो 20 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है, when iron fillings are sprinkled around the current carrying wire, they arrange themselves in concentric circles with the wire as the center. They reveal the pattern of magnetism around the wire. The field lines are more concentrated near the center and all of this। कभी भी कोई वायर अगर करंट कैरी कर रही है तो अपने चारों तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी।
जस्ट रिमेंबर दैट। ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी और करंट कैरिंग वायर के नजदीक मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो हाई होगा। जैसे जैसे करंट कैरिंग वायर से दूर जाते चले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस करती जाएगी, क्योंकि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का कंसेंट्रेशन करंट कैरिंग वायर से अगर हम दूर चले जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का कंसेंट्रेशन रिड्यूस होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो पहला ऑप्शन है कि जो आयरन फिलिंग्स है वो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग अपने आप को अरेंज कर लेगी, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। दे अरेंज देमसेल्फ इन कंसेंट्रिक सर्कल्स विद द वायर एज द सेंटर। दूसरा ऑप्शन, दे रिवील द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिज्म अराउंड द वायर। जो आप देख रहे हो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिज्म का ही पैटर्न बन रहा है। इसका मतलब है बी ऑप्शन इज करेक्ट। The field lines are more concentrated near the center. Obviously सेंटर के नजदीक फील्ड लाइंस ज्यादा कंसेंट्रेटेड होगा एज कंपेयर टू जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे। सो इसमें हम लोग बोल सकते हैं ए बी सी तीनों करेक्ट है, इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी हमारे लिए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 22। A circular loop of radius r carrying a current I is placed in a uniform magnetic field B. Perpendicular to the loop, the force on the loop. जस्ट रिमेंबर दैट कि अगर किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने करंट कैरिंग लूप को रखा है तो उस पर नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है। सो इसके अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हम लोग यहाँ पर जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के पास। So a current of 10 ampere is flowing in a wire of length 1.5 meter. Of force of 15 Newton acts on it when it is placed in a uniform magnetic field of 2 Tesla. The angle between the magnetic field and the direction of the current is. Simply अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स डेवलप होता है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, IL क्रॉस B, दैट इज ILB sin थीटा। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 23 की अगर मैं बात करूं तो F इज इक्वल टू मैं यहां पर लिख सकता हूं ILB sin थीटा। वी हैड टू कैलकुलेट द sin थीटा, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल, दैट इज sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, F डिवाइडेड बाय BIL। F क्वेश्चन में मेंशन है, F कितना दिया हुआ है 15 न्यूटन, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 2 टेस्ला, करंट दिया हुआ है यहाँ पर, करंट कितना दिया हुआ है, करंट इज 10 एम्पियर एंड लेंथ दिया हुआ है 1.5। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं sin थीटा इज इक्वल टू क्या है, हाफ। सो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 30 डिग्री। सो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 23 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 24। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी v in a uniform magnetic field B. If the velocity of the charged particle is doubled and the strength of the magnetic field is half, then radius becomes. हमें मालूम है किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर आप v वेलोसिटी देते हो तो वहां पर जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ बनाती है। चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ बनाएगी तो वहां पर रेडियस होगा, और जो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mv परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय qb। तो मान लेते हैं इनिशियल रेडियस हमारा ये है, लेकिन बाद में बोला गया वेलोसिटी को बढ़ा दी गई है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज डबल्ड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ। तो अगर मैं फाइनल रेडियस की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज डबल, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया, ये 2 पर चली जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू व्हाट, mv डिवाइडेड बाई qb। सो इनिशियल रेडियस कितना है, mv डिवाइडेड बाई qb, तो फाइनल रेडियस कितना हो, 4 टाइम्स mv डिवाइडेड बाई qb। इसका मतलब है जो फाइनल रेडियस हो गया वो कितना टाइम हो गया, 4 टाइम्स। सो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Let's go for question number 25. When a positively charged particle enters a uniform magnetic field with uniform velocity, its trajectory can be a straight line, circle or a helix. अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि कभी भी चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एंटर करती है तो इसके 3 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अगर v वेलोसिटी दिया जाए तो इस पे फोर्स 0 होगा। सो देयर विल नॉट बी एनी डिफ्लेक्शन एंड द चार्ज पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। सो ए स्ट्रेट लाइन इज पॉसिबल इफ द चार्ज पार्टिकल इज
इफ द चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड ये है और चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली वेलोसिटी प्रोवाइड की गई है, तो यहां पर एक सर्कुलर पाथ फॉर्म करेगा जिसपे फोर्स अंदर की ओर लगेगा और वो सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा होगा। इसका मतलब है कि अगर वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो सर्कुलर पाथ फॉर्म करेगा, अगर अलोंग में होगा स्ट्रेट पाथ फॉर्म करेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के ना अलोंग फेंका गया ना परपेंडिकुलर फेंका गया, किसी एंगल पे अगर इसे थ्रो किया गया v वेलोसिटी के साथ, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो v पैरेलल एंड v पैरेलल इज इक्वल टू व्हाट, v cos थीटा, और यहां पर एक कंपोनेंट होगा दैट इज v परपेंडिकुलर, दैट इज व्हाट, v sin थीटा। इस v परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से एक सर्कुलर पाथ फॉर्म होगा और इस v पैरेलल कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल आगे की ओर मोशन करना चाहेगी, जिसके कारण से एक यहां पर हेलिकल पाथ फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब है यहां पर तीनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। पहला क्या है, स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है, सर्कल पॉसिबल है और हेलिक्स पॉसिबल है। सो क्या है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में यहां पर क्या बोल रहा है, चार्ज पार्टिकल वुड कंटिन्यू टू मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी इन ए रीजन वेयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट करेक्ट। मतलब बोला गया कि कौन से रीजन में चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। मतलब ये बोला जा सकता है किस ऑप्शन में वेरिएबल वेलोसिटी पॉसिबल है। सो जस्ट रिमेंबर दैट अगर किसी भी रीजन में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो चार्ज पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा तो चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकती है। अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा तब भी चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकती है। इसका मतलब है यहां पर अगर इसके अकॉर्डिंग सोचा जाए तो 26 का ऑप्शन सी हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 27 की अगर मैं बात करूं तो सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टन्स each of radius 9 cm carries a current of 0.4 ampere. The magnitude of the magnetic field at the center of the coil is. हमें मालूम है किसी भी सर्कुलर लूप में, क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहे हैं, किसी भी सर्कुलर लूप में अगर I करंट पास कर रही है तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हैं, n है। सो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट n I डिवाइडेड बाई 2R। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर कितना दे दिया गया है, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर 100 दे दिया गया है। करंट कितना दिया हुआ है, करंट 0.4 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 2 इंटू आर, आर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर -2। ये देखिए 10 टू द पावर -2 है, ये कैंसिल करेंगे तो 10 टू द पावर -5 बचेगा, 10 टू द पावर 2 है तो ये 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। तो अगर मैं ये पूरे को अगर मैं यहाँ से कैंसिल करूँ तो ये बचेगा 10 टू द पावर -3। ये अगर देखें 0.4 है, 4 से अगर ये नीचे लेकर जाए तो ये 10 ऊपर जाएगा तो ये 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। इसे अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये 2 टाइम में ये कैंसिल होगा, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 8 पाई डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर -4। सो ऑप्शन डेसिमल में दिया हुआ है, 8 पाई डिवाइडेड बाई 9 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये ऑप्शन में आएगा 2.79 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है, द करेक्ट प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड versus distance from center of the wire if the radius of the wire is r। मान लिया जाए एक हमारे पास कंडक्टर है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, अगर मैं बोलूं कंडक्टर में अगर एक्सिस से अगर r डिस्टेंस पे पूछा जाए कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r विद इन द कंडक्टर। अगर मैं आउटसाइड द कंडक्टर में r डिस्टेंस पे बोलूं तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अप टू द रेडियस ऑफ द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड बियॉन्ड द रेडियस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट होगा।
Now let's go for question number 29. In question number 29, what is mentioned? A closed loop PQRS carrying a current is placed in a uniform magnetic field. If the magnetic forces on segments PS, SR, RQ are F1, F2 and F3 respectively, इस डायग्राम में शो कर दिया गया है, and are in the plane of the paper and along the direction shown, the force on the segment QP is. यहाँ पर पहले भी मैंने डिस्कस किया था, इससे पहले भी एक क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन था, उसमें भी वहां पर बोला गया था कि अगर किसी भी लूप को मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख देते हो तो उस पे जो नेट फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो इस पूरे सेगमेंट पे भी नेट फोर्सेस क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो तीन पार्ट पे फोर्सेस शो कर दिए गए हैं। इस चौथे सेगमेंट पे आपसे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो चौथे पार्ट के लिए जो फोर्स का वैल्यू होगा वो कैसे कैलकुलेट करें, हमें मालूम है इन तीनों का जो वेक्टर सम होगा उसका मैग्नीट्यूड इस फोर्थ वाले पार्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी और नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो अगर मैं इन तीनों का नेट फोर्स अगर मैं बोलूं तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स अगर मैं बोलूं नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो ध्यान से देखें F3 माइनस F1, अगर मैं यहां पर वेक्टर सम कर लूं तो दिस इज F3 माइनस F1 एंड दिस वन इज व्हाट, F2। तो इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स अगर मैं बोलूं तो यहां पर कितना, अंडर रूट F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट, F2 का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली अगर मैं इन तीनों फोर्स का नेट बोल रहा हूं इतना है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में उस वाले लूप PQ वाले साइड पे होना चाहिए एंड दैट फोर्स इज आल्सो इक्वल टू दिस फोर्स। इसका मतलब है मैं बोल सकता हूं QP वाले पार्ट पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 29 का अगर मैं यहां पर देखूं तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी करेक्ट है। Let's go for question number 30. A current carrying loop is placed in a uniform magnetic field. The torque acting on it does not depend upon. यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है कि हमारे पास एक लूप है, इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो इस पे टॉर्क कितना डेवलप होगा। मान लिया जाए करंट I कैरी कर रही है, इस लूप का जो एरिया है वो A है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा गया है तो इस पे टॉर्क जो होगा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, M क्रॉस B। अगर किसी लूप का मैग्नेटिक मोमेंट की बात की जाए तो वो कितना होता है, M क्रॉस B मैग्नेटिक फील्ड। किसी लूप का मैग्नेटिक मोमेंट की बात की जाए तो IA क्रॉस, यहां पर लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट कितना, IA क्रॉस B। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं टॉर्क किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, टॉर्क यहां पर डिपेंड कर रहा है, करंट पे भी डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है। A B C तो सही है, इसका मतलब हमें यहां पर सेलेक्ट करने के लिए बोला था किस पे डिपेंड नहीं करता है, सो इसमें से तीनों पे डिपेंड करता है, मतलब ऑप्शन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, इफ द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज डबल देन इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी की बात करें तो थीटा डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू, मैं यहां पर लिख सकता हूं ये फार्मूला, ये करंट सेंसिटिविटी है। अगर मैं यहां पर वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करता तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है VAN डिवाइडेड बाय K इंटू R। अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन इस वाले केस में अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। प्रोपोर्शनली चेंज होती है, नंबर ऑफ टर्न्स जैसे आप बढ़ाओगे रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनली चेंज होगी, इसलिए वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि अगर करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर का आपने बढ़ाया है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी विल रिमेन अनचेंज्ड। सो क्वेश्चन नंबर 31 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया, अ फोर्स ऑफ 50 डाइन्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम व्हिच एक्ट्स फॉर एन इंटरवल ऑफ 3 सेकंड देन द इंपल्स। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपसे पूछा गया इंपल्स कितना है, और इंपल्स को हम लोग जानते हैं इंपल्स इज इक्वल टू F इनटू डेल्टा टी। फोर्स दे दिया गया 50 डाइन्स, 50 डाइन्स को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करें तो 50 इंटू 10 टू द पावर -5, और कितने सेकंड के लिए है, 3 सेकंड के लिए है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 150 इंटू 10 टू द पावर -5। इसका मतलब हमें आंसर किस में दे दिया गया है, 10 टू द पावर -3 में, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। Let's go for question number 33. In an explosion, a body breaks up into two pieces of unequal masses.
कोई एक्सप्लोजन हो रहा है और बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। जब एक्सप्लोड कर रही है तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से एक्सप्लोड करेगी, और इंटरनल फोर्सेस कभी मोमेंटम चेंज नहीं करती है। तो इनिशियल मोमेंटम अगर 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो मान लिया जाए इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, ये इस डायरेक्शन में अगर v1 वेलोसिटी से जा रही है, इस डायरेक्शन में अगर मैंने यहां पर बोला इस डायरेक्शन में अगर ये v2 वेलोसिटी से जाएगी, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में जितना मोमेंटम होगा इस डायरेक्शन में भी मोमेंटम सेम होना चाहिए। मोमेंटम सेम होना चाहिए, इसका मतलब है कभी भी कोई भी बॉडी एक्सप्लोड करेगी तो उसका जो मोमेंटम होगा, अगर दो पार्ट में एक्सप्लोड करेगी तो दोनों पार्ट का जो मोमेंटम होगा वो सेम होगा। लेकिन हमें यहां पर दिख रहा है दोनों पार्ट का मास और वेलोसिटी अगर डिफरेंट हो गया तो दोनों पार्ट का काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगा। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं, देख लीजिए, बोथ पार्ट्स विल हैव न्यूमेरिकली इक्वल मोमेंटम। सही बात है, हाँ डायरेक्शन अपोजिट होगा, लेकिन अगर उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड दोनों पार्ट का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। So option A will be correct. So 33 का ऑप्शन A हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, if the linear momentum is increased by 50%, the kinetic energy will increase by। अगर बोला गया लीनियर मोमेंटम अगर 50% इंक्रीज कर दिया गया तो काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज करेगा। ये तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम स्क्वायर। क्वेश्चन में ये बोल दिया गया है कि अगर मोमेंटम को 50% इंक्रीज कर दिया जाए, मान लेते हैं इनिशियल मोमेंटम हमारा p है, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 1.5 p। हमें बोला गया है परसेंटेज, या फिर आपसे बोला गया द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय, कितना परसेंट से ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, दैट इज व्हाट, K फाइनल माइनस K इनिशियल, K फाइनल माइनस K इनिशियल, K फाइनल करेंगे, K फाइनल यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो K फाइनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P फाइनल स्क्वायर। P फाइनल स्क्वायर की मतलब यहाँ पर क्या लिखा जाए, 1.5 P का होल स्क्वायर, दैट इज 2.25 P स्क्वायर माइनस इनिशियल, यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज P स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज P स्क्वायर इनटू व्हाट, 100। ध्यान से देखिए, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल, 2.25 माइनस 1 दैट इज 1.25, 1.25 इंटू 100 मतलब कितना लिखा जा सकता है, 125%। सो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी करेक्ट है। सो 34 का ऑप्शन सी हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 35 की बात करूं, अ ब्लॉक ऑफ मास m is moving with speed v towards a spring block system. If the collision is perfectly inelastic, then the maximum compression in the spring will be। यहाँ पर बोला गया है कि कोलिजन जो हो रहा है दोनों पार्टिकल के बीच में वो इनएलास्टिक हो रहा है, तो बताइए स्प्रिंग में कितने का कंप्रेशन होगा। अब हमें मालूम है कि अगर इनएलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो इनएलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ये ब्लॉक हमारा स्प्रिंग से कनेक्टेड है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, ये v वेलोसिटी से जा रही है, तो टकराने के बाद दोनों साथ साथ चलेंगे। अगर दोनों साथ साथ चलेंगे टकराने के बाद, तो अगर मैं बोलूं दोनों की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो अगर मैं ये बोलूं कि v डैश कितनी, तो v डैश इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है mv, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा 2mv डैश। सो v डैश इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ m से m कैंसल, दैट इज v डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब फाइनली ये v बाई 2 से चलेगी, तो इसके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कंप्रेशन में चली जाएगी, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चली जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 2m इंटू व्हाट, v डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द स्प्रिंग, हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, टोटल एनर्जी टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ हाफ से हाफ यहाँ पर कैंसिल, तो अगर मैं एक्स मैक्स की बात करूँ तो एक्स मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2m डिवाइडेड बाई k इंटू व्हाट, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 2 से ये 2 टाइम में कैंसिल। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक्स मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट m डिवाइडेड बाई 2k इंटू व्हाट, v। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन डी करेक्ट है। तो 35 का ऑप्शन डी हमारे लिए करेक्ट है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, जो सेक्शन बी का पार्ट है, ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M
moving at speed v collides elastically with another block of same mass m। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इससे पहले एक ब्लॉक अगर बना ले जो कितने वेलोसिटी से जा रही है, v वेलोसिटी से जा रही है और ये कोलाइड कर रही है, विच इज इनिशियली एट रेस्ट। मतलब ये वाला जो ब्लॉक है ये हमारा क्या है, रेस्ट पे है। आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ब्लॉक मूव्स एट एन एंगल थीटा टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन। ये जो पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ये इनिशियल से थीटा एंगल पे, इनिशियल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे v/3 स्पीड से मूव करने लगी। तो आपको ये बोला गया द सेकेंड ब्लॉक्स स्पीड आफ्टर द कोलिजन, मतलब इसकी स्पीड आपसे पूछी गई, इसका मतलब v' आपसे पूछा गया कोलिजन के बाद। अब हमें मालूम है यहाँ पर कोलिजन जो दिया गया है ये कौन सा कोलिजन दिया गया है, इलास्टिक कोलिजन दिया गया है। अगर इलास्टिक कोलिजन दिया गया है इसका मतलब है एनर्जी भी कोलिजन, मतलब बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन कंजर्व रहेगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना लिखा जाए, हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना लिखा जाए, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस यहाँ पर लिखा जा सकता है हाफ एम वी डैश स्क्वायर। हाफ एम से हाफ एम यहाँ पर कैंसल, दिस इज वी स्क्वायर, ऑन दिस साइड वी स्क्वायर बाई 9, इस साइड लेकर आएंगे दैट इज 8v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। 8v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू व्हाट, v डैश स्क्वायर। इसका मतलब v डैश अगर मैं लिखूं तो 8 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, 2√2 इंटू v डिवाइडेड बाई 3। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। Let's go for the question number 37. When a proton is released from rest in a room, it starts with an initial acceleration a0 towards east. मतलब अगर प्रोटॉन को किसी रूम में इनिशियली रेस्ट से छोड़ा गया तो ईस्ट डायरेक्शन में a0 एक्सेलरेशन से चल रही है। When it is projected towards the north with a speed v0, it moves with initial acceleration 3a0 towards east. The electric and magnetic fields in the rooms are। इसका ऑप्शन क्या दिया गया है, अगर मैं यहाँ पर दोनों को साथ में रखूं तो यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया जब एक प्रोटॉन को, मतलब यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो एक प्रोटॉन को जब रेस्ट पे छोड़ा गया, प्रोटॉन मतलब मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ E, रेस्ट पे छोड़ा गया तो इस पे जो एक्सेलरेशन है वो a0 है और ऑब्वियसली ईस्ट डायरेक्शन में है। तो मैं यहाँ पर बना लूँ, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा साउथ है, सॉरी ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अगर रेस्ट पे किसी प्रोटॉन को आपने रिलीज किया है और वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ईस्ट ही होगा। तो ये तो कंफर्म हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया, ईस्ट हो गया। सो जो भी ऑप्शन है उसमें ईस्ट में अगर फाइंड आउट करें तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ऑप्शन सी और डी में कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। हमें यहाँ पर मालूम है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो यहाँ पर अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर जो फोर्स होगा, फोर्स इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E इनटू E एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन दैट इज a0। सो E इज इक्वल टू लिखा जा सकता है ma0 डिवाइडेड बाई E। एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में। लेकिन साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना है, इसका दूसरा पार्ट ये मेंशन किया है, व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ विद स्पीड v0, it moves with initial acceleration 3a0 towards east. The electric field and magnetic field. जब इसे v0, इसमें पार्टिकल को जो प्रोटॉन है उसे v0 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ साइड में प्रोजेक्ट किया गया, तब भी इस पे जो एक्सेलरेशन आ रहा था वो ईस्ट साइड में आ रहा था और वो एक्सेलरेशन कितना आ रहा था, 3a0। तो यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया, जो फोर्स का फार्मूला होता है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है भाई साहब, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस व्हाट, चार्ज इनटू v क्रॉस b। अगर दोनों फील्ड है एग्जिस्ट कर रही है तो नेट फोर्स का फार्मूला तो यही होता है। अच्छा इनिशियली अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब चेक कर रहा था तो उस समय चार्ज को रेस्ट पे छोड़ा गया था, तो v कितनी थी, 0 थी, तो ये वाला पार्ट रेस्ट, ये वाला पार्ट 0 था, इसलिए फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्ट हमने लिखा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर v वेलोसिटी से छोड़ा गया है, v वेलोसिटी से छोड़ा गया है, इसका मतलब इस पार्ट, ये वाला पार्ट भी रहेगा और ये वाला पार्ट भी रहेगा। अब हमें मालूम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। मैं इसको अगर इधर लेकर आ जाऊं तो F इज माइनस, यहाँ पर लिख सकते हैं Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, Q इंटू व्हाट, V क्रॉस B। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि जब v वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया
जब v वेलोसिटी से नॉर्थ डायरेक्शन में फेंका गया तो हमने क्या देखा कि ये 3a0 मीटर पर सेकंड से इधर जाना चाहती है। इसका मतलब है इसमें फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, इसका मतलब है v क्रॉस b का डायरेक्शन इधर होना चाहिए। तो v का डायरेक्शन ये है, तो b का डायरेक्शन इधर होना चाहिए, तभी v क्रॉस b का डायरेक्शन ये होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर, मतलब अपवर्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर है, v और b के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर जो नेट फोर्स आया है, नेट फोर्स के लिए जो एक्सेलरेशन है वो 3a0 है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँ m इंटू 3a0 मतलब 3ma0 माइनस चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो भी कितना है, कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, दैट इज ma0 इज इक्वल टू चार्ज यहाँ पर कितना e, v और b आपस में परपेंडिकुलर है, तो vb यहाँ पर लिख सकते हैं e इंटू vb। सो b हमें कैलकुलेट करना था, b कितना हो गया 2ma0 डिवाइडेड बाय e इंटू v। अच्छा v यहाँ पर कितना दिया गया है, v0 दिया गया है, और हमें पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की ओर, मतलब अप। सो अगर सिर्फ ईस्ट और डायरेक्शन अगर देखते हैं, डायरेक्शन से ही अगर पता करना चाहते हैं, तो ऑप्शन डी ऐसे ही हमें पता चल रहा है। इसका मैग्नीट्यूड नहीं भी कैलकुलेट करते तब भी हमें ऑप्शन डी ही करेक्ट दिख रहा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन क्या है, डी हमारे लिए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 38। अगर मैं 38 की बात करूं तो यहाँ पर 38 में यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 38 की बात करूं तो 38 में क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन लूप। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर किसी भी लूप का पता करना है तो आप क्या करो, उस लूप का एरिया पता कर लो, एरिया को उसके करंट से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ इसका एरिया कितना होगा, तो अपर पार्ट का जो एरिया होगा वो हमें दिख रहा है, अपर पार्ट का एरिया क्वेश्चन नंबर 38, अपर पार्ट का जो एरिया है दैट इज पाई r स्क्वायर्ड बाई 2, लोअर पार्ट का जो एरिया है वो कितना है, pi into 2r square divided by 2, that is 4 pi r square divided by 2 and that is 2 pi r square। So अगर मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा 5 pi r square divided by 2। और हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू I इंटू a, I आपका I है और a हमारा इतना है, तो दैट इज व्हाट 5 by 2 pi r square into I। So let's see the options। ऑप्शन 38 का ऑप्शन ए हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या पूछा गया है, 39 में ये बोला गया है, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 10 मिली एम्पियर। हाउ कुड इट बी कन्वर्टेड इनटू अमीटर विद अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 1 एम्पियर। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस दे दिया गया है, रेजिस्टेंस कितना दे दिया गया 50 ओम, और इसका जो इनिशियल रेटिंग दिया हुआ है वो इनिशियल रेटिंग दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर। इसे कन्वर्ट करना है आमीटर में, आमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ता है। अगर पैरेलल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया और इसी पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है दैट इज R, रेटिंग कितनी हो जानी चाहिए, रेटिंग हो जानी चाहिए 1 एम्पियर। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ मेन करंट आपका ये है, गैल्वेनोमीटर में जो करंट पास हो रहा है जिसे हम यहाँ पर I1 मान ले, और ऑब्वियसली हमें रेजिस्टेंस पता करना है, तो यहाँ पर करंट डिवीजन रूल अगर लगा लें तो I1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ करंट पासिंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस, दोनों आपस में पैरेलल है, तो करंट डिवीजन रूल लगा लें तो I1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ I into opposite resistance that is R divided by what, total resistance that is R plus G। जब I1 की अगर मैं बात करूं तो I1 कितना हो 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर को सॉल्व करते हैं 10 into 10 to the power minus 3, 10 into 10 to the power minus 3 मतलब 1000, ये अगर कैंसिल कर दे तो ये हो जाएगा 0.01। इसका मतलब अगर I1 की बात करें तो 0.01 है यहाँ पर। अगर मैं I की बात करूं तो I कितना है 1 है, सो दिस इज R डिवाइडेड बाई व्हाट R प्लस G। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 0.01 G, 0.01 R, इसको इधर लेकर चले जाए तो ये R इंटू वट 1 माइनस 0.01 हो जाएगा, दैट इज 0.99, और ये कितना है 0. सो R इज इक्वल टू वट 0.01 डिवाइडेड बाई 0.99 इंटू वट G, डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाई 99 G, और G की वैल्यू यहाँ पर दी गई है कितनी 50, सो 50 डिवाइडेड बाई 99 ओम इन पैरेलल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, for a positively charged particle moving in xy plane initially along the x-axis there is a sudden
change in its path due to the presence of electric and magnetic fields beyond P. The curved path is shown in the xy plane and is found to be non-circular. Which of the following combinations is possible? पहली बात है कि चार्ज पार्टिकल इस रीजन में P पॉइंट के बाद अगर मूव कर रही है तो वो चार्ज पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, लेकिन कौन से प्लेन में? xy प्लेन में। xy प्लेन पे अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, मतलब पार्टिकल सिर्फ xy प्लेन में रहेगी, तो हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ऑप्शन ए के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन ए में ध्यान से देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्वेश्चन नंबर 40 की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आई कैप और के कैप। ये अगर x है, ये हमारा y है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। मैग्नेटिक फील्ड ये आई कैप के डायरेक्शन में है और एक कंपोनेंट k के डायरेक्शन में है, मतलब बाहर की ओर है, तो ये हमारा k कैप। तो अगर मैं बोलूं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, ये आई कैप, ये हमारा k कैप, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा कहीं पे। नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। अब ध्यान से देखें, अगर ये आई कैप k कैप, चार्ज पार्टिकल इधर जा रही है v वेलोसिटी से, और हमें पहले से मालूम है मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के अलोंग होती है वो फोर्स नहीं लगाती, फोर्स उसकी वजह से कितनी होती है? 0 होती है। तो ये वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का इस चार्ज पार्टिकल पे कोई डिफ्लेक्शन डेवलप नहीं करेगी, तो ये चार्ज पार्टिकल इधर जाना चाहिए। लेकिन ये जो k कैप है ये बाहर की ओर है, जो चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अगर चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो हमें ये मालूम है v, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये क्या हो गया? v क्रॉस b। v क्रॉस b मतलब फोर्स का डायरेक्शन नीचे की ओर लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन नीचे की ओर लगेगा तो जो सेंटर होगा वो नीचे की ओर बनेगा, तो सर्कुलर पाथ ऐसे बनाना चाहेगा। सो ऑब्वियसली इस वाले केस में ये सर्कुलर पाथ ऐसे बनाएगा, और सर्कुलर पाथ अगर ऐसे बनाया मतलब ये xy प्लेन में होगा और ये सर्कुलर पाथ बनाएगा। इसका मतलब है अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 और मैग्नेटिक फील्ड अगर सिर्फ है तो यहाँ पर ये सर्कुलर पाथ बना रहा है और सर्कुलर पाथ बना रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें जो सेलेक्ट करना था, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना था जिस ऑप्शन के लिए जो पाथ होगा वो कैसा होगा? नॉन सर्कुलर। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आई कैप और के कैप के डायरेक्शन में, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो इसके लिए भी यही हमारा सर्कुलर पाथ होता। लेकिन साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा x डायरेक्शन में, जो इसे सर्कुलर पाथ होने नहीं देगा, करने नहीं देगा, सर्कुलर पाथ इसे फॉर्म करने नहीं देगा। इसका मतलब है ये xy प्लेन में ही रहेगा लेकिन ये नॉन सर्कुलर पाथ होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या मेंशन किया गया है? 5000 kg रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग। The exhaust speed is 800 meter per second. To give an initial upward acceleration of 20 meter per second square, the amount of gas ejected per second to supply the needed thrust will be. The amount of gas ejected per second मतलब यहाँ पर आपसे पूछा गया है dm by dt कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 41। तो यहाँ पर अगर मैं एक रॉकेट यहाँ पर बनाऊँ, रॉकेट जो ऊपर जाने वाली है कितने से जाने वाली है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाने वाली है। रॉकेट का मास अगर m है तो नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा होगा mg। रॉकेट पे एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा ऊपर, अगर ये ऊपर की ओर जाने वाली है तो इसका जो इक्वेशन लिखा जाएगा वो इक्वेशन होगा थ्रस्ट फोर्स माइनस mg इज इक्वल टू व्हाट? ma। सो थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? mg प्लस ma। इसका मतलब ये यहाँ पर लिख सकते हैं mg प्लस a। मास कितना है? मास है 5000 kg। 5000 kg मतलब 5 into 10 to the power 3। g हमारा यहाँ पर मेंशन है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर a है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज 30। एंड थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ u रिलेटिव इनटू व्हाट? dm डिवाइडेड बाय dt। u रिलेटिव भी मेंशन है, एग्जॉस्ट स्पीड इज व्हाट? 800 मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज 800 इनटू व्हाट? dm बाय dt इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 15 इंटू 10 टू द पावर 4। ये 20 से यहाँ पर 20 कैंसिल, 10 टू द पावर 2। इसका मतलब है dm बाई dt मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कितना? 1500 डिवाइडेड बाई 8। कैलकुलेट अगर किया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 17, ये कितना हो जाएगा? 64, 7 ये 187.5 kg पर सेकेंड। यूनिट क्या होगी? kg पर सेकेंड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 41 का ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा।
ओके, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42 की अगर मैं बात करूं तो द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट x ऑन द एक्सिस ऑफ ए स्मॉल बार मैग्नेट is equal to the field at a point y on the equator of the same magnet. The ratio of the distances of x and y from the center of the magnet is. अगर मैं यहाँ पर एक मैग्नेट कंसीडर कर लूँ, दैट इज यहाँ पर मैग्नेट कंसीडर कर लूँ और मैग्नेट के सेंटर से x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बोल दूँ V1 है, सेंटर से y डिस्टेंस पे अगर इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड बोल दूँ V2 है, तो जो B1 होता है वो कितना होता है 2km डिवाइडेड बाई r क्यूब, लेकिन r कितना है यहाँ पर x है तो x क्यूब, और B2 कितना हो जाएगा B2 इज इक्वल टू km डिवाइडेड बाई r क्यूब, लेकिन यहाँ पर r जो है वो कितना है y है, सो y क्यूब। दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ 2km डिवाइडेड बाई व्हाट x क्यूब इज इक्वल टू km डिवाइडेड बाई y क्यूब। km से km यहाँ पर कैंसिल, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x डिवाइडेड बाई y टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब है x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3। सो वी कैन सी द ऑप्शन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर अगर 43 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या मेंशन है, पार्टिकल्स ऑफ masses m, 2m, 3m, nm grams are placed on the same line at distances l, 2l, 3l, nl centimeter from the fixed point. The distance of center of mass of the particles from the fixed point in centimeters. क्वेश्चन नंबर अगर 43 की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 में मेंशन किया गया है कि एक फिक्स पॉइंट से m मास को l डिस्टेंस पे रखा गया, 2m मास को 2l डिस्टेंस पे रखा गया, उसी तरीके से nm मास को nl डिस्टेंस पे रखा गया, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। अगर पॉइंट मास के लिए सेंटर ऑफ मास का फार्मूला बोला जाए तो यहाँ पर लिख सकते हैं m1 x1 प्लस व्हाट m2 x2 प्लस mn xn डिवाइडेड बाय व्हाट m1 प्लस m2 प्लस mn। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ m1 को अगर मैं m मान लूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा m इंटू एल प्लस व्हाट m2 कितना है 2m इंटू 2l, 2m इंटू 2l मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2 स्क्वायर ml प्लस 3 स्क्वायर ml। इस तरीके से अगर करें तो ये हो जाएगा n स्क्वायर ml डिवाइडेड बाय व्हाट, यहाँ पर m प्लस 2m प्लस 3m, इसमें m कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n। यहाँ पर ध्यान से देखिए m कॉमन लेके ये कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर l अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पर कितना हो जाएगा l इंटू व्हाट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो एक्सियम कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इसका जो समेशन होगा उसका समेशन कितना हो जाएगा n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, साथ में l है यहाँ पर डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 से अगर ये कैंसिल करें तो ये 3 टाइम में यहाँ पर बचेगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एल, तो कितना आंसर हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू एल डिवाइडेड बाई 3, एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो यहाँ पर स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m1 collides head on with another ball of mass m2 at rest. The collision is elastic. The fraction of kinetic energy lost by m1. यहाँ पर बोला गया एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है और यहाँ पर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन होने वाला है। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन होने वाला है, ये रेस्ट पे है। अगर मैं बोलूँ ये u स्पीड से चल रही है, टकराने के बाद ऑब्वियसली इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी m1 की, इस वेलोसिटी का टकराने के बाद इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और इसके पास भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। इसे v1 मान लें और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पर क्या मान लें v2। हमें फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय m1 कैलकुलेट करना है। इसका मतलब है m1 का फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद दैट इज v1, वो कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं v1 कैलकुलेट करूं, v1 कैलकुलेट करने के लिए हमें फार्मूला यूज करना है m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ m1 माइनस m2, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ दैट इज m1 माइनस m2 इंटू व्हाट, अगर मैं बोलूँ m1 माइनस m2 इंटू u1, u1 के जगह पर यहाँ पर कितना है u,
प्लस 2m2 इंटू u2, और u2 यहाँ पर कितना है 0, तो ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई व्हाट m1 प्लस m2। हम लोग देख सकते हैं जो वेलोसिटी है m1 की टकराने के बाद कितनी हो जा रही है, इतनी हो जा रही है, और पहले कितनी मानी गई है यहाँ पर u। तो अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m1 u²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m1 इंटू v1², एंड v1² यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई व्हाट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू u²। हमें फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय m1 निकालना है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ डेल्टा k निकाल लें। डेल्टा k मतलब यहाँ पर कितना, डेल्टा k डिवाइडेड बाय k इनिशियल, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा k मतलब यहाँ पर मैं अगर बोलूँ तो दैट इज हाफ m1 u² माइनस व्हाट हाफ m1 u² इंटू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय व्हाट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ m1 u²। हाफ m1 u², हाफ m1 u² कैंसल, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस, यहाँ पर जो बचेगा दैट विल बी 1 माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय व्हाट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा आपका 4m1 m2 डिवाइडेड बाय व्हाट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए करेक्ट है। Let's go for question number 45. A parallel plate air capacitor has a capacitance C when it is half filled along the length of one plate with a dielectric constant 5. The percentage increase in the capacitance will be. हमसे ये पूछा गया कि अगर मैं यहाँ पर कैपेसिटेंस की बात करूँ तो इनिशियली जो कैपेसिटेंस है, जो उसका मीडियम है वो एयर है, उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस होगा वो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D है। इनिशियली जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना था, C, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। इसके आधे पार्ट में अगर मैं बोलूं तो आधे पार्ट में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर कितना है 5 है। तो अगर मैं बोलूं कि आधे पार्ट का, इस पार्ट को अगर मैं C1 बोल दूं और इस पार्ट को अगर मैं C2 बोल दूं, तो जो C1 होगा वो C1 होगा K इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय जो विड्थ है वो D/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर K कितना है 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D/2, इसका मतलब ये हो जाएगा 5 इंटू 2 मतलब ये 10 हो जाएगा, 10 इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, और ये किसके बराबर है, C के बराबर। सो दिस इज 10C। C2 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय, यहाँ पर विड्थ की बात करें तो विड्थ कितना हो जाएगा D/2 मतलब ये हो जाएगा 2 पर चला जाएगा तो दैट इज 2 इंटू C। तो अगर मैं C इक्विवेलेंट की बात करूं तो ध्यान से देखें, ये C1 और C2 जो होगा वो आपस में सीरीज में होगा, तो C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। C1 इंटू C2 अगर करें तो 10C इंटू 2C मतलब ये हो जाएगा 20C² डिवाइडेड बाई 12C। C से C कैंसल, यहाँ पर ये 5 टाइम में कैंसल और ये 3 टाइम में कैंसल 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 5C डिवाइडेड बाई 3। हमसे पूछा गया परसेंटेज चेंज इन कैपेसिटेंस, 5C डिवाइडेड बाई 3 माइनस व्हाट C डिवाइडेड बाई व्हाट C से C कैंसल, ये इंटू 100 कर दे परसेंटेज के लिए। सो C से C कैंसल, 5/3 माइनस 1 दैट इज व्हाट 2/3 इंटू 100, 2/3 इंटू 100 आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 66.6% या 66.67%। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 46 की बात करूं, अगर क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर इज ऑफ 8 माइक्रोफैराड एंड 250 वोल्ट यूज्ड टू मेक ए कंपोजिट कैपेसिटर ऑफ 16 माइक्रोफैराड एंड 1000 वोल्ट। हमारे पास जो कैपेसिटर अवेलेबल है वो कैपेसिटर, अगर ध्यान से देखें, कैपेसिटर 8 माइक्रोफैराड का जिसका वोल्टेज का रेटिंग है वो कितना है 250 वोल्ट। हमें इस कैपेसिटर के हेल्प से हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटर या कंपोजिट कैपेसिटर बनाना है जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए 16 माइक्रोफैराड और इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होना चाहिए 1000। अच्छा, वोल्टेज के अक्रॉस, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो होना चाहिए 1000, इसका मतलब है 4 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दो।
क्योंकि पोटेंशियल बढ़ाना है तो पोटेंशियल को सीरीज में ही बढ़ाया जा सकता है। 250 250 250 250 कितना हो जाएगा 1000। लेकिन जब इसका C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ इस वाले पार्ट का अगर मैं C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो ये हो जाएगा C डिवाइडेड बाई 4। C डिवाइडेड बाई 4 मतलब 8 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 2 माइक्रोफैराड। लेकिन हमें तो चाहिए 16 माइक्रोफैराड। 1000 वोल्टेज रेटिंग तो हो गया, लेकिन हमें चाहिए 16 माइक्रोफैराड। 16 माइक्रोफैराड करने के लिए अगर हमें कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसी कॉम्बिनेशन को अगर मैं 8 टाइम्स कनेक्ट कर दूं पैरेलल में, 8 टाइम्स अगर कनेक्ट कर दूं, 8 टाइम्स अगर कनेक्ट कर दूं तो एक वाले पार्ट का 2 माइक्रोफैराड अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका जो C इक्विवेलेंट फाइनल होगा वो कितना हो जाएगा, 16 माइक्रोफैराड। एक सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना है यहाँ पर कैपेसिटर 4 और ऐसे ही हमने 8 रखा है, इसका मतलब 4 into 8 32। मतलब क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 47। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 47 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला गया है, फिगर शोज चार्ज वर्सेस वोल्टेज ग्राफ फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गिवन कैपेसिटर्स, द कैपेसिटेंसेस आर। यहाँ पर कैपेसिटेंसेस के बारे में बोला गया है और यहाँ पर ग्राफ दे दिया गया, किसके बीच का ग्राफ दे दिया गया, V और Q के बीच का ग्राफ दे दिया गया। यहाँ पर अगर दो ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो एक ग्राफ हमारा A है, दूसरा ग्राफ हमारा क्या है, B है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं 10 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एक का कैपेसिटेंस दिया हुआ है 80, 10 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एक का चार्ज दिया हुआ है 80 माइक्रोकूलम और 10 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एक पे चार्ज दिया हुआ 500 माइक्रोकूलम दिया गया। और ऑब्वियसली एक जो ग्राफ है, एक C इक्विवेलेंट एक C पैरेलल होगा और एक C सीरीज होगा। अगर मैं C पैरेलल की बात करूं तो C पैरेलल छोटा होगा, दो कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू कम होगी या दो कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन का वैल्यू कम होगा। तो याद रखिए दो कैपेसिटर को जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल के रेस्पेक्ट में कम होता है। तो ऑब्वियसली अगर ध्यान से देखें इस वाले पार्ट की बात करें तो हमें मालूम है Q डिवाइडेड बाई V इज द कैपेसिटेंस, 80 डिवाइडेड बाई 10 इज द कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वो हमारा 8 माइक्रोफैराड है। यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर कैपेसिटेंस लें, एक ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस लें तो ये होगा 50 माइक्रोफैराड। तो ऑब्वियसली अगर मैं बोलूं इस वाले केस में 8 माइक्रोफैराड है और इस वाले केस में 50 माइक्रोफैराड है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारा कितना है 8 माइक्रोफैराड। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या लिखा जाएगा, C1 into C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पर 50 माइक्रोफैराड है एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 के जगह पर अगर मैं यहाँ पर रख दूं तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें इस इक्वेशन से अगर मैं बोलूं तो C1 into C2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 माइक्रोफैराड इंटू 50, सिर्फ वैल्यू लेते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा 400 माइक्रोफैराड का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर बोलूं तो अगर ध्यान से देखें तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का एडिशन हमारा कितना होना चाहिए 50 माइक्रोफैराड और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए 400 माइक्रोफैराड। अब इसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अगर मैं डी ऑप्शन पे डायरेक्ट जाऊं तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 40 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा और 40 और 10 को ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। इसका मतलब है ऑप्शन डी इज करेक्ट। 47 का ऑप्शन डी हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट अगर 48 की बात करें, a long straight wire in the horizontal plane carries a current of 75 ampere in north to south। नॉर्थ से साउथ करंट जा रही है वायर में, दैट इज व्हाट, करंट का जो वैल्यू है दैट इज 75 एम्पियर। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट 0.3 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। ईस्ट ऑफ द वायर 3 मीटर पे यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी पूछा गया और डायरेक्शन भी पूछा गया। तो अगर करंट ऐसे पास हो रही है तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट का जो डायरेक्शन होगा थंब का डायरेक्शन, जो पाम का डायरेक्शन है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो पाम का डायरेक्शन बाहर की ओर तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की ओर होगा और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमें मालूम है कितना होता है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई d।
म्यू नॉट कितना 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू आई की अगर वैल्यू बात करें तो आई कितनी है यहाँ पर 75 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी, और डी की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो कितनी है 3 हो गई। तो ये 2 पाई से ये 2 टाइम में कैंसिल, ये 3 से 25 टाइम में कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 10 टू पावर -7, इसका मतलब है 5 इंटू 10 टू द पावर -6 यूनिट क्या हो जाएगी टेस्ला। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो यहाँ पर 48 का ऑप्शन सी क्या है करेक्ट है। Then let's go for the question number 49. Question number 49 में क्या मेंशन किया गया है? Two parallel wires 2 meter apart carry currents of 2 ampere and 5 ampere respectively in the same direction. The force per unit length acting between these two wires. अगर इसका आपको फार्मूला मालूम है तो डायरेक्टली फार्मूला के बेस पे कर सकते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर करंट I1 जा रहा है, यहाँ पर करंट I2 जा रहा है, इन दोनों के बीच का अगर सेपरेशन D है तो यहाँ पर किसी भी एक वायर पे पर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स होगा उसका फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू व्हाट म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई व्हाट 2 पाई डी। अब म्यू नॉट हमें मालूम है दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। यहाँ पर I1 और I2 मालूम है, I1 और I2 कितना दे दिया गया है 2 एम्पियर एंड 5 एम्पियर, दैट इज यहाँ पर 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी दे दिया गया, और d कितना दे दिया गया है 2 मीटर दैट इज 2। ये कितना हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, दैट इज 10 टू द पावर -6, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 49 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 50। इन क्वेश्चन नंबर 50 लेट्स सी कि क्या पूछा गया है। अ पार्टिकल ऑफ मास 5m एट रेस्ट सडनली ब्रेक्स ऑन इट्स own into 3 fragments, 2 fragments of mass m of each move along mutually perpendicular directions with a speed vh. The energy released during the process is। एक ऑब्जेक्ट है समझ लेते हैं जिसका मास टोटल मास दिया गया है 5m, ये 2 इक्वल मास में डिवाइड होते हैं, ये 3 डिफरेंट मास में डिवाइड होते हैं जिसमें से 2 पार्ट का जो मास है वो सेम है और दोनों का स्पीड क्या है वो भी सेम है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आपसे पूछा गया पूरे सिस्टम में जब ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी एनर्जी कितनी रिलीज कर रही है, पूरे प्रोसेस में टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है। तो रिलीज टोटल एनर्जी पता करने के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी पता करना पड़ेगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी पता करने के लिए इस दोनों का तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता चल गया, लेकिन तीसरे का काइनेटिक एनर्जी पता करने के लिए हमें तीसरे का वेलोसिटी पता करना पड़ेगा, और वेलोसिटी पता करने के लिए हमें मोमेंटम पे जाना पड़ेगा। तो अगर हमें यहाँ पर मालूम है कि इनिशियली पूरे सिस्टम का मोमेंटम हमारा 0 था, तो फाइनली भी पूरे सिस्टम का मोमेंटम 0 ही होगा। अगर 0 होगा तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि m पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो mv है, एक और m पार्टिकल का मोमेंटम है वो भी mv है। तो इन दोनों का जो नेट मोमेंटम होगा वो मैं बोल सकता हूँ mv√2 होगा। और इसका जो मोमेंटम है थर्ड जो बड़े वाले पार्टिकल है जिसका मास 3m है उसका मोमेंटम के बराबर होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा 0। तो अगर मैं इसका मोमेंटम बोल दूं कि यहाँ पर 3mv डैश है तो मैं यहाँ पर बोल दूं 3mv डैश इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ mv√2, m से m यहाँ पर कैंसल, सो v डैश इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ v√2 डिवाइडेड बाई 3। अब सबका स्पीड हमें मालूम चल गया तो सबका काइनेटिक एनर्जी मालूम चल जाएगा। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोलूं तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम कितना हो जाएगा, इस पार्ट का हाफ mv², इस पार्ट का हाफ mv² हाफ mv² प्लस हाफ mv² कितना हो जाएगा दैट इज mv² प्लस इस थर्ड वाले पार्ट का अगर काइनेटिक एनर्जी बोलूं तो हाफ इंटू 3m इंटू v² एंड v यहाँ पर कितना है v डैश, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2v² डिवाइडेड बाई 9, 2v² डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ पर 3 से ये 3 टाइम में कैंसल, ये 2 से ये 2 कैंसल, ये mv² है, ये mv² बाई 3 है, कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 4mv² डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी is 4mv² divided by 3. So this is the total energy released during this process. So option B is correct. So क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी हमारे लिए करेक्ट है। So यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन खत्म होता है।